हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और जैसा कि ग्रुप में मैं क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ, ज्योग्राफी वाले जो मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग पूरी वीडियो को देखें और साथ ही साथ मैं नोट्स आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और जो लोग अदर स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी जुड़ें और पूरी वीडियो को देखें। ठीक है। तो इस टॉपिक को जब हम शुरू करते हैं तो इस चैप्टर का नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो अगर हम बात करें कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन। ठीक है। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। कंपोजिशन में क्या होगा कि कौन कौन सी गैसेस हैं, ठीक है, क्या क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक। तो हमारे एटमॉस्फेयर में आप सबको पता है कि वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरीके की तमाम जो गैसेस हैं इन सब का मिक्सचर है। तो ये है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो स्ट्रक्चर क्या है, आप देख रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर में इधर जो है कई तरह की लेयर्स बनी हुई हैं। तो स्ट्रक्चरिंग कैसे है, सतहीकरण कैसे है एटमॉस्फेयर का, इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस किस लेवल पे है और किस लेवल तक जा करके उसका स्तर जो है खत्म हो गया है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर यह एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ क्यों है। आपको याद आ रहा होगा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि दुनिया का कोई भी जो थिंग है या वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास मास है तो उसके पास अपना एक फोर्स होगा और उस फोर्स को कहेंगे ग्रेविटी। तो अर्थ जो है हमारी, तो अर्थ के पास अपना मास है, ठीक है, और इसके मास की वजह से इसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का ही रीज़न है कि इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर अपना जो है ग्रुपिंग किए हुए है। ठीक। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या जब हमारी अर्थ घूम रही होती है अपने एक्सिस पर, तो क्या एटमॉस्फेयर भी साथ साथ घूमता है या सिर्फ अर्थ घूम रही होती है? तो इसका सिंपल सा उत्तर है कि जी हाँ, एटमॉस्फेयर भी अर्थ के साथ ही साथ घूमता है। अगर अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर नहीं घूमता तो इसका मतलब कि एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों तरफ आ भी नहीं पाता। सोचिए कितना अच्छा होता कि अगर अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर अगर नहीं घूमता तो हम क्या करते, हवाई जहाज़ को अगर हमको इंडिया से कहीं जाना है तो यहीं पर ऊपर की तरफ उठा देते और अर्थ घूमती, और जैसे ही वो प्लेस आता वहीं पर हवाई जहाज़ को या एरोप्लेन को लैंड करा देते। हमको फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन सिंपल सी बात है कि हमें हमारा एटमॉस्फेयर भी क्योंकि अर्थ के साथ कंस्टिट्यूटेड है, इस वजह से क्या होता है कि अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर भी घूमता है। अब इसकी लेयरिंग क्यों हुई है और लेयरिंग का मतलब क्या है? लेयरिंग का मतलब है जो कंपोजिशन और कंस्टिट्यूशन है गैसेस का, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके बुक में ही लिखा हुआ है कि 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 किलोमीटर। ठीक है। इसका मतलब है कि जो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है उसका 99% जो मास है, मास का मतलब उसका जो द्रव्यमान है, वो 32 किलोमीटर तक ही कन्फाइंड है। ठीक है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि
जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होगी तो डेफिनेटली जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी भी कम होगी। इसका मतलब है कि जितनी भी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, उनका जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है, वो कहाँ होगा, जो अर्थ है उसके पास पास होगा। तो ऐसे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों जो गैसेस हैं, मतलब यही क्वेश्चन पूछ देगा, इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए लाइन सिर्फ लिख दे और इसको आपको एक्सप्लेन करना हो कि 99% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर, तो आप इसको बता ले जाएंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसे ही मतलब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो कम होता जाता है। इस वजह से जो अर्थ की पावर होती है ग्रेविटेशनल वो कम होती है ऊपर जाने पे। इस वजह से ऊपर जाने पे गैसेस की डेंसिटी कम होती है और नीचे की तरफ डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें कुछ एक और फैक्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एटमॉस्फेयर में गैसेस आती हैं, वाटर है, वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर हिंदी मीडियम वाले जलवाष्प होता है, ठीक है। इसके बाद डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हम देखेंगे जब हम पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल को अलग से पढ़ेंगे उसमें, तो क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं। इसके बाद अगली जो लाइन है, ऑक्सीजन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर, यानी कि जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो एक ऐसी हाइट आती है 120 किलोमीटर जहाँ पर जा कर के ऑक्सीजन नेग्लिजिबल हो जाती है, यानी कि लगभग ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे CO2 एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ 90 किलोमीटर पे जाके वाटर वेपर और CO2 लगभग ये भी ख़त्म ही हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में मेजर गैसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, मेजर गैसेस। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने नोट किया हुआ है कुछ एक मेजर गैसेस का नाम। तो उसमें आप सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे नाइट्रोजन है 78.8%, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन है 20.95%, ठीक है। इसके बाद है आर्गन 0.93%, ठीक है। इसके बाद है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% और नियॉन है 0.002%। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, कभी हो सकता है कि एग्ज़ाम में सीक्वेंसिंग पूछ ले, तो ऐसे में सीक्वेंसिंग में लोगों से क्या प्रॉब्लम होती है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इसके बाद ये दोनों तो सीक्वेंसिंग सही होती है लोगों की, लेकिन जैसे ही तीसरी सीक्वेंसिंग की बात आती है तो तीसरे पे लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रख देते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा आपका आर्गन तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पाँचवें नंबर पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नियॉन है, ठीक है, और इसके बाद हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और इसके बाद हाइड्रोजन है। इनके जो परसेंटेज वैल्यूज़ हैं उतनी ज़्यादा आप एकदम एक्यूरेसी से याद ना भी रखें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात, हाँ, कंपोजिशन में क्या देखते हैं कि CO2 इज मेटेरोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मेटेरोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, मेटेरोलॉजिकली इतनी इंपॉर्टेंट गैस कैसे हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सन से आने वाला इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है तो वो आता है शॉर्ट वेव रेडिएशन वेव्स के रूप में, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन रेज के रूप में। और जाता है जब वो तो स्लोली जाता है वापस लॉन्ग वेव रेडिएशन रेज के रूप में, ठीक है। तो जब आ रहा होता है ना तो उसके लिए जो CO2 होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो इंसोलेशन होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है,
इंसोलेशन के लिए यह ट्रांसपेरेंट होती है। कौन? CO2। लेकिन जैसे ही इंसोलेशन जब वापस जाना शुरू करता है, ठीक है भाई, हीट आई और हीट फिर अपने रास्ते से वापस जाना चाहेगी ना, तो क्या होता है कि जो CO2 है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो उसको ट्रैप कर लेता है, अपकी का काम करता है, अपारदर्शी का काम करता है, ठीक है। और ऐसे में वह जो हीट है वो एक तरीके से अर्थ पे टेम्परेचर जनरेट करती है। और जब अर्थ पे टेम्परेचर जनरेट होता है तो कुल मिला के हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक मेजर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है अर्थ पे, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, ग्रीन हाउस जो है पहले पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे अभी भी बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। वहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे हाउस बनाए जाते हैं जिसमें जो इंसोलेशन है वो ऑब्जर्व ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और वापस कम हो। तो इस और उसी जो हाउस होता है उसमें खेती वो करते हैं, तो ग्रीन हाउस होता है। ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो कोई ग्रीन हाउस गैस होगी, तो वो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इफ़ेक्टिवनेस के मामले में अगर हम देखें तो कई सारी और गैसेस हैं जो है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है जो लगभग CO2 से 300 गुना ज़्यादा जो है कि कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। और फिर जो ये है क्या बोलते हैं, मीथेन है, मीथेन भी इससे 20 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। फिर हेलॉन गैसेस हैं, जैसे HCF है जो अभी हाल फिलहाल फ्रिज में भरी जाने शुरू की गई गैस, वो है। पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरा जाता था, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इफ़ेक्ट करता था जो यूवी रेस थी, सॉरी, वो इफ़ेक्ट करता था जो आपकी कह सकते हैं ओजोन लेयर थी उसको, ठीक है। तो यूवी रेज को इफेक्ट करती थी, तो फिर HCF लाया गया और वो जो है कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने लगी। तो हेलॉन गैसेस भी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही अर्थ पे टेम्परेचर जनरेट होता है। भाई टेम्परेचर अगर जनरेट ही नहीं होता अर्थ पे, तो ना वाटर वेपर बनता, ना क्लाउड बनता, ना बारिश होती। तो एक तरीके से कहें तो वेदर भी, और कह सकते हैं जो क्लाइमेट है वो अर्थ पे होता ही नहीं। तो वेदर और क्लाइमेट बनाने का एक बड़ा जो कारण है वो क्या है? CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो कह सकते हैं इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये लिखा हुआ है, आप कहें तो उसको लिख सकते हैं, इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आप जान गए हैं। इसके बाद अगला जो इंग्रेडिएंट आता है, कंपोजिशन में आता है, अगला जो तत्व कह सकते हैं या अगला जो कंपाउंड आता है वो है वाटर वेपर। और वाटर वेपर के बारे में एक बात आप जानिए कि वाटर वेपर कहाँ ज़्यादा होगा। अगर हम एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो आप सबको पता होगा कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर 3 एरियाज़ में होता है, तो इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हम देखेंगे आगे कि कैसे सन जो है 23 सितंबर को यहाँ पे इक्वेटर पे एकदम जो कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे होता है, और फिर कैसे 22 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, और फिर वैसे ही 22 दिसंबर को जो है कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। हम चेंजेज ऑफ वेदर जो चैप्टर होगा उसमें देखेंगे। तो आप एक बात तो समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होगा ना। तो जहाँ पर वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे डेफिनेटली जो एयर होगी, एयर के साथ वाटर वेपर ज़्यादा मिक्स होगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो वेट एरियाज़ हैं, ठीक है, हॉट और वेट एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में लगभग 4% जो कह सकते हैं कि वेपर होता है। और जैसे ही हम पोलर एरियाज़ में चले जाते हैं तो पोलर एरियाज़ में उतनी ज़्यादा डेंसिटी तो होती नहीं है।
तो जब उतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, वहाँ पर इंसोलेशन का इफेक्ट उतना होगा नहीं, तो वेपोराइजेशन नहीं होगा। और वेपोराइजेशन नहीं होगा तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो है क्या होगा कि कह सकते हैं कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में वेपर कम होगा। रुकना है। हाँ, तो अगला जो कंपोजिशन में शामिल जो कंपाउंड है वो है आपका डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, आपको सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ें क्या याद रखनी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आपके एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है कि डस्ट पार्टिकल्स में इंक्लूड क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स में इंक्लूड चीज़ें होती हैं वो है आपका सी साल्ट्स। ठीक है, समुद्री जो साल्ट्स हैं वो निकल जाते हैं, तो कभी कभी उड़ जाते हैं तो उससे आ जाते हैं। फिर फाइन सॉइल, बहुत जो कह सकते हैं फाइन सॉइल होती है एकदम पतली, जो धूल की तरह से उड़े। इसके बाद जो है स्मोक सूट है, ऐश है यानी कि राख है। जैसे इसमें आपका कह सकते हैं हम लोग कि जो कोयला होता है, कोल ऐश होता है, इसको रख सकते हैं, उसको हम लोग फ्लाई ऐश कहते हैं। फिर इसके बाद पॉलन है। ठीक है, इसके बाद डस्ट है और एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स, और भी बहुत सारे डिसइंटीग्रेटेड यानी कि टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं। और इनफैक्ट मेटियोर्स के जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम अगले टॉपिक पे बात करें तो अगला जो टॉपिक आपका मिलता है ये है आपका जो एटमॉस्फेयर है इसका कंपोजिशन है, या कह सकते हैं कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, या हिंदी में कहें तो वायुमंडल के संस्तर इनको कहा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है ये लेयर्स, तो इन लेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात होगी अर्थ में ये ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर के बारे में अगर हम देखें तो ट्रोपोस्फियर की दो तीन विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली बात तो ये कि ट्रोपोस्फियर में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी गैसेस की होती है वो कहाँ पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। ठीक है, और जैसे ही हम ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो है गिरना शुरू होता है, और उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट क्या है तो आप बोलेंगे कि 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर का 1 डिग्री सेल्सियस डाउनफॉल होना ही क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट है। अब आखिर ये टेम्परेचर लैप्स क्यों होता है, तो सिंपल है कि जब आप ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जो गैसेस की डेंसिटी है वो कम होना शुरू होती है, और उन गैसेस की डेंसिटी में आपका कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी गैस, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में एक ग्रीन हाउस गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी गैसेस हैं। तो ऊपर जाने पे इनका क्या होगा, डेंसिटी कम होगा, तो इनकी जो हीट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होगी ये भी तो ऊपर कम होती चली जाएगी। तो हीट को ऑब्जर्व करने की जब कैपेसिटी इनकी कम होगी तो ऐसे में टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर जाने पे कम होता चला जाएगा, और इस टेम्परेचर कम होने को हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। यानी कि ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही तेज़ी के साथ गिरता है। ठीक है, पर किलोमीटर 6 डिग्री सेल्सियस ऐसा माना जाता है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिखा है, ये है आपका ट्रोपोपॉज। जो ट्रोपोस्फियर है उसकी जो सबसे ऊपरी बाउंड्री है उसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर अब ट्रोपोस्फियर नहीं है, और ट्रोपोपॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि पॉज हो गया है, रुक गया है यहीं पे। ठीक, रुका क्या है, टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर लगभग जो निगेटिव में जा रहा था, तो -45 से लेके -80 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो क्या होता है, अपनी लेयरिंग कर लेता है। कैसे, तो आप देखेंगे कि जो पोल होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो जो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे ऐसा माना जाता है कि ट्रोपोपॉज की जो बाउंड्री है, अधिकतम ऊंचाई वो
8 किलोमीटर है। और इसके बाद जो आपका ये आप देख रहे होंगे इक्वेटर, तो इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई को माना जाता है। देखिए अलग अलग बुक में आपके एनसीईआरटी में कुछ और दिया है, लेकिन मैं आपको एकदम एक्यूरेट डाटा बताता हूँ कि यहाँ पर इसकी पोल्स पे ऊंचाई जो है माना जाता है कि 16 किलोमीटर होती है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो ट्रोपोपॉज की ऊंचाई होती है वो कहाँ हो सकती है, आप जरा गेस करिए। तो ट्रोपोपॉज की जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जो बड़े बड़े डेजर्ट्स पड़ते हैं। अब डेजर्ट्स में आप देख रहे होंगे थार डेजर्ट है आपका, इसके बाद सहारा का डेजर्ट है। ठीक है। इधर आप देख रहे होंगे इधर अमेरिका में एक डेजर्ट है। ठीक। और इधर आप देखें तो साउथ अमेरिका में डेजर्ट है इधर। ठीक है। साउथ जो किनारा है, बैंक है, इस पे है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जिसको कहते हैं, इसके बाद अनातोलिया का डेजर्ट है। तो कई सारे जो डेजर्ट्स हैं वो पड़ रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो गैसेस का जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम होती है, तो इस वजह से इन जगहों पे ट्रोपोपॉज की ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ऐसे में इक्वेटर नहीं, यहाँ पे पोल पे सबसे कम ऊंचाई होती है ट्रोपोपॉज की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से डेंसिटी और ज़्यादा होती है गैसेस की इन जगहों पे। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ने वाले और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ने वाले जो बड़े बड़े डेजर्ट होते हैं, यहाँ पर ऊंचाई ऐसा माना जाता है कि 18 किलोमीटर के आसपास होती है। अब इसकी एवरेज औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो कुछ पुस्तकों में 12 किलोमीटर लिखा है और आपकी एनसीईआरटी ने 13 किलोमीटर लिखा हुआ है। लेकिन सच बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई अभी तक जो स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग है तो वो 15 किलोमीटर मानी जाती है। तो आपको याद रखना है कि ट्रोपोपॉज की अधिकतम जो ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई की बात करें, एवरेज हाइट है, वो होती है 15 किलोमीटर। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो क्या कि ट्रोपोपॉज की ऊंचाई हमेशा इक्वल क्यों नहीं होती है, तो कारण है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, एक चीज़ हो गया। अब एक और बात है, ट्रोपोस्फियर है, इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ट्रोपोस्फियर के बारे में 2-3 बातें आप जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो गैसेस की डेंसिटी यहाँ पे है, ये भी क्लियर हो गया। ऊपर जाने पे टेम्परेचर यहाँ कम होता है, ये भी हो गया। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, आप लोग कभी पतंग उड़ाए हैं? तो आप लोग का जवाब होगा कि हाँ उड़ाए हैं पतंग। देखिए मैं तो पतंग नहीं उड़ाता हूँ और ना मुझे पतंग उड़ाना आता है, कभी ज़मीन से ऊपर उठा ही नहीं पाया मैं पतंग। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि साइंस क्या है इसके पीछे, विज्ञान क्या वर्क करता है। सिंपल सी बात है, जब आप पतंग को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं और दूसरा को जब खींचता है तो क्या होता है कि नीचे की तरफ क्योंकि गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा है और ऊपर की तरफ डेंसिटी अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम है, तो जब आप पतंग को नीचे की तरफ खींचते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होती है कि नीचे जब गैसेस की डेंसिटी बढ़ती है तो वो ऊपर की तरफ उनको धक्का देती है। जैसे आप क्या करें कि एक रबर अगर बड़ा सा हो या स्प्रिंग हो तो उसको ऐसे दबाइए तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर हल्के हुए तो आपको पीछे की तरफ फेंक देगी। ठीक है। तो ये रीज़न होता है पतंग। तो पतंग को आप सिर्फ इसी मंडल में उड़ा सकते हैं, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है। आप चाहें कि पतंग को ले जाएं और यहाँ पे आप स्ट्रेटोस्फियर में उड़ा लें या फिर इन जगहों पे उड़ा लें, तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं उड़ेगी पतंग वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं, जो वेदर से रिलेटेड जितने मतलब घटनाएं होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं? इसी ट्रोपोस्फियर में होती हैं। क्यों? क्योंकि वेपर तो यही है ना भाई, तो जब वेपर यही है तो क्लाउड यहीं बनेंगे। ठीक है। तो इस वजह से तो थंडरिंग हुआ, थंडर स्टॉर्म हुआ, बारिश की घटनाएं हुई। ठीक है। ये सब कुछ कहाँ पे होगा? आपका इसी ट्रोपोस्फियर में होगा। एक और जो है इसकी बात हम कर लेते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं अगले वीडियो में बाकी के चीज़ों को देख लूँगा, आपको करा दूँगा। ठीक है। तो देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रेटोस्फियर की बहुत ज़्यादा खासियत नहीं है,
हाँ, एक खासियत है स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर का जो टेम्परेचर होता है स्ट्राटा, यानी कि एकदम सेम एक जैसा होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर की तरफ इसमें थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है, तो 30 से 50 किलोमीटर के बीच जो है इसमें आप देखेंगे कि एक परत होती है या लेयर होती है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। सॉरी, 30 से 50 किलोमीटर के बीच में, यहाँ से ऊपर की फोर्स में रहती है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। तो इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, और ओजोन लेयर जो है वो श्रिंक होती रहती है और कह सकते हैं कि एक्सपेंड होती रहती है, ठीक है। तो वो किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। अगली जो जानकारी होगी वो अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको नॉलेज मिल रहा हो और आपके एग्ज़ाम में इससे मदद हो रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और बाकी आपको नोट्स जो है व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, जो ग्रुप है वहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ जो है नमस्कार।